हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं। आज चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट है और बिना टाइम खर्च किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसमें चुनना हमें पहला जो है ऑप्शन इसे मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, या मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। सी ऑप्शन में क्या, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध या विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। देखो इसमें है तो सवाल बहुत है ना, पर हमें ध्यान रखना सबसे पहले क्या होगा इसमें, और राइट ऑप्शन बता दें कि पहले ज्ञान का अवबोध होगा, फिर उसका अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, फिर लास्ट में हम जो करेंगे उसका मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। पहले बच्चे में ज्ञान का अवबोध करेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो गया डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, बस यही बताना हमें। तो पहले क्या, जनतांत्रिक या सहानुभूतिपूर्ण या स्वेच्छाचारी या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है वो बताना हमें। तो अच्छे शिक्षण की जो विशेषता हो नहीं है वो क्या नहीं है, हमारे सी ऑप्शन क्या, स्वेच्छाचारी। कि कोई भी जो है शिक्षण करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं कर सकता, या तो जनतांत्रिक या सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी क्या होता है, एक अच्छा शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बताना है कौन सा, मास्लो या हर्ट्ज़बर्ग या वेक्टर ब्रूम या स्किनर। तो किसने दिया था। वैसे तो इन्होंने सभी ने अभिप्रेरण से रिलेटिव दिए हैं, पर किसी ने कुछ और किसी ने कुछ दिया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो वैज्ञानिक मान लिया अभिप्रेरण का जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया, ये जो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या, विक्टर ब्रूम ने दिया। और ये कहाँ के थे, ये थे अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के, है ना। तो ये अमेरिकन थे। ओके, तो ये अमेरिकन थे। और आगे इसमें जो है मास्लो ने किसका दिया था, इन्होंने भी अभिप्रेरण से संबंधित दिया, पर किसका दिया, अभिप्रेरण आवश्यकताओं का। किसका, आवश्यकताओं का। ठीक है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया। क्या, पदना अनुक्रम। ठीक है, तो ये किसने दिया, मास्लो ने। अगर पूछता है कि आवश्यकता अभिप्रेरण का आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, तो वो दिया मास्लो ने। ठीक है, अगर नेक्स्ट कहता है कि नहीं अभिप्रेरण, अभिप्रेरण अगर ये पूछ लेता अभिप्रेरण, ठीक है, का दोहरा कारक, का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया। तो अभिप्रेरण दोहरा कारक जो सिद्धांत दिया वो दिया हर्ट्ज़बर्ग ने। किसने दिया, हर्ट्ज़बर्ग ने। तो ये अगर अभिप्रेरण का दोहरा से कारक सिद्धांत दिया तो हर्ट्ज़बर्ग ने। अगर इसी की जगह जोड़ दे कि यहाँ क्या जोड़ दे, दोहरे की जगह कि अभिप्रेरण का सक्रिया, कितना जोड़ दे बस इतना कि सक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया हमारे साइंटिस्ट स्किनर ने। किसने दिया, स्किनर ने। ठीक है, तो सभी पर समझ में आ गया कि अभिप्रेरण का, अगर अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत की बात करें तो विक्टर ब्रूम ने दिया, और अभिप्रेरण की आवश्यकता का पदानुक्रम की बात करें तो मास्लो ने, और अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत की बात करें तो हर्ट्ज़बर्ग ने, और अभिप्रेरण का सक्रिया अनुबंधन बात करें तो स्किनर ने। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्रिमिक व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो बताना है क्या, सामाजिक अंतःक्रिया या सूचना प्रक्रियाकरण या व्यक्तित्व या व्यावहारिक परिमार्जन। तो इसमें राइट ऑप्शन चुनना है कि आक्रमिक व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो ये हमारा किस परिवार से संबंधित है, केवल सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है ना। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ये रेखीय अभिक्रम में चलता है या शास्त्रीय अभिक्रम में, या कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। तो तैयारी और सर्जन में, तो इसका राइट ऑप्शन चुनना है हमें। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा कौशलों का स्थानांतरण के लिए जो कौशल जो है वो क्या है, एक गति है। क्या है, एक गति है, न कि कोई उद्देश्य है, न कि कोई उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी कि कौशल अंतरण एक क्या है, गति है, न कि कोई उद्देश्य। ठीक है। और ये जो सीखना है वो किससे सीखते हैं, सरल से। बच्चे जो सीखते हैं वो सरल से कठिन की ओर सीखते हैं। ठीक है। बच्चे जो सीखते हैं वो सरल से कठिन की ओर सीखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण मतलब शिक्षा से रिलेटिव जो शिक्षण अच्छा करवाता है उसके लिए कौन कौन से उद्देश्य निम्न है। तो देखो पहला जो है अनिश्चित से निश्चित की ओर चलता है। ठीक है। ये फिर दृश्य से अदृश्य की ओर चलता है। यही भी राइट है कि जो है शिक्षण जो है ना दृश्य से अदृश्य की ओर चलता है। तीसरा जो है सरल से कठिन की ओर, ये भी बताया कि ये सरल से कठिन की ओर चलता है। तो हमारे ये तीनों राइट हो गए। बचता डी। डी क्या है इसका राइट ऑप्शन, क्या हो, निगमन से आगमन की ओर नहीं चलता है। यानी कि शिक्षण का जो सूत्र नहीं है वो निगमन से आगमन की ओर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र है ना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। क्या होता है प्रथम पद, शिक्षण होता है या योजना बनाना होता है या प्रतिपुष्टि होता है या प्रस्तावना। तो अगर सूक्ष्म शिक्षण चक्र करने जा रहे हो या किसी क्लास में तुम जाओगे तो क्या करोगे, उसमें क्या बनाओगे, सबसे पहले उसमें सबसे पहले योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, योजना। ठीक है। और योजना के बाद क्या करेंगे, उसका शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम टॉपिक है या प्रथम पद है वो हमारा क्या, योजना बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अपबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। बताना है कि अनुप्रयोग है, तुलना है, पृथक्करण है या अन्वेक्षण है। तो कौन सा शामिल है कि कौन सा अपबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसका अन्वेक्षण जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्या होगा, अन्वेक्षण, है ना। ये क्या, अन्वेक्षण अपबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। और इसके कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कितने, 3। एक तो होता है स्मृति स्तर। कौन सा, स्मृति स्तर। फिर होता अपबोध, अपबोध स्तर। फिर नेक्स्ट होता हमारा चिंतन। फिर क्या करता, चिंतन स्तर। तो कुल हमारा कितने, 3, स्मृति स्तर, अपबोध स्तर और चिंतन स्तर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है, उसे जो है कोई आवाज़ देता है तो उसे बुलाना चाहता है, तो क्या क्या प्रक्रिया होगी या अनुक्रिया प्रकट होगी। पहला स्पर्श संवेदना। स्पर्श संवेदना मतलब क्या, बच्चों को स्पर्श करके। सेकंड ध्वनि संवेदना या ध्वनि से बुला के। या दृश्य, वो दृष्टि संवेदना है क्या, यानी कि देखकर। या लास्ट में प्रत्यक्षण संवेदना। ठीक है। अब बताओ किस स्पर्श, केवल छात्र ने वो पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई बुला रहा है, तो ये तो हमें पता चल गया क्रिया क्या हो रही है कि कोई उसे बुला रहा है, क्या, आवाज़ देकर। तो आवाज़ देकर बुला रहा है तो इसका मतलब ध्वनि। तो वहाँ जो हो रही ध्वनि संवेदना हो रही है। क्या हो रही है, ध्वनि संवेदना, न कि स्पर्श और दृष्टि और प्रत्यक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। क्या होगी, वहाँ पे ध्वनि संवेदना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो पियाजे ने कितने दिए, पियाजे ने संज्ञात्मक अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है ना। पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ये तो है 0 से 2,
ठीक है। फिर 2 से 7 साल, फिर 4 से 8, फिर 8 यानी कि 5 से 8। तो हमें बताना प्राक संक्रियात्मक, तो इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। तो पहले बता दें कि पियाजे ने जो 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले संवेगात्मक, है ना, संवेगात्मक गामक अवस्था, तो इसकी एज होती है 0 से 2 यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्व, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, तो इसकी जो एज होती है वो होती है हमारी 2 से 7 वर्ष। फिर थर्ड पर आता हमारा मूर्त, क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी होती है 7 से 11। और लास्ट में बचता हमारा औपचारिक, क्या होती है, औपचारिक। तो औपचारिक की जो होती है अवस्था वो होती है 11 से 15। तो हमसे जो पूछी है वो प्राक पूछी, प्राक का मतलब इसका हो गया पूर्व, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो 2 से 7 वर्ष है। कितनी है, 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। कितने हैं, 2 से 7 साल, है ना। तो पियाजे के सिद्धांत से प्राकृत संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है वो 2 से 7 साल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। पहला, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि रखना, फिर बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, फिर भविष्य की योजना की सूझबूझ, या काल्पनिक भय का अंत। तो बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये चुनना हमें। तो क्या करेगा, बाल्यावस्था जो बच्चा होगा वो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि रखता है। फिर उसके बाद बढ़ती हुई तार्किक शक्ति को पैदा करता है। फिर उसके बाद काल्पनिक भय का भी क्या कर देता है, अंत करता रहता है, तो अंत कर देता है। और जो वो नहीं करता उस टाइम पे बाल्यावस्था में, क्या नहीं करता, भविष्य की योजना की सूझबूझ कभी नहीं करता। ये क्या होता है, उच्च स्तर पर होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, भविष्य की योजना की सूझबूझ बच्चा नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो बिने, या चोम्स्की, या पावलोव, या मास्लो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, बी। ये कौन है, मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के, यह है चोम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। पहला है अधिगम के प्रयास एवं भूल, फिर संकेत अधिगम, या संज्ञात्मक अधिगम, या स्थान अधिगम। तो संज्ञात्मक अधिगम तो पियाजे के अनुसार है। तो हमारा जो है ना, इसने जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, वो क्या, अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए, राइट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है ये हमारा कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ष एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो बताना 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, या 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन चुनना हमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। क्या होगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण गिरोह की अवस्था एवं विलंब विकास से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इस आयु में बालक या बालिका की समूह प्रकृति प्रबल होती है। समूह प्रकृति प्रबल मतलब वह अपने के आसपास या अन्य एक दूसरे से क्या करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, यानी कि आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं, खेल कूद के माध्यम से, या अपनी क्रियाकलापें करते हैं एक दूसरे से, यानी कि रहने सहने के लायक या मन में बनाते हैं। तो वह क्या करता है इस टाइम बच्चा
कि अपने पर्यावरण के चारों आसपास के बच्चों के साथ रहने की क्रियाकलाप करता है, यानी कि सामूहिक क्रियाकलाप करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 8 से 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो बताना पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो पीछे सवाल में मैंने बताया ही था कि यह पहली क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियावस्था, फिर मूर्त संक्रियावस्था, फिर औपचारिक संक्रियावस्था, फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो मैं बता दूं कि यह जो होगी हमारी ये पहली होगी। पहली अवस्था कौन सी होती है पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक अवस्था। तो इसकी एज जो होती है वो 0 से 2 होती है। कितनी? 0 से 2। उसके बाद संवेदनात्मक गामक अवस्था के बाद होती है नंबर 2 पर होती है पूर्व संक्रिया, ये होती है 2 नंबर पे। कौन से? 2 नंबर पर। और इसके ही जो होती है वो होती है हमारी 7 से यानी कि 2 से 7 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद आती तीसरे नंबर पे आती है मूर्त संक्रिया। तो मूर्त मतलब इसमें मूर्त देखकर यानी कि आकृति को देखकर वो पहचान लेता है बच्चा। तो इसकी जो एज हो जाती है वो 7 से 11। और लास्ट में जो औपचारिक बच्चा ये 4 नंबर पर होती है, तो इसकी एज होती है 11 से 15। ठीक है, 11 से 15। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सी हमारे 3rd नंबर पर है। तो 3rd नंबर पर हमारी होगी मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसमें कि बच्चा जो है आकृतियों को देखकर पहचानना सीख जाता है। ठीक है, तो लास्ट में आज कहेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो कोई नहीं, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, हमारा चैनल नकुल सर क्लासेस है, अगर मन करता है